जुड़े हैं वो दिखाना चाहता हूँ, जो कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बात हुई। ज़रा पहले देखिए। साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती के फैसले आपने लिखवाए। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। शाह महमूद साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था, जो इन्होंने with the tens of thousands of billions of rupees and dollars there, and it's their common sense to find a way to pay them. लेकिन आज भी ये पूरी फिल्म के साथ अपना सीना छोड़ा करके एक 10 बजे को पेश कर रहे हैं और बात रहे हैं। कौन की हड्डियों में सोच सकता है, इन्होंने निचोड़ दिया है और बात किया है। उगाड़ दिया इस पाकिस्तान को, बर्बाद कर चुका हूँ इस पाकिस्तान को, तबाह कर दिया इस पाकिस्तान को, लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को। नवाज शरीफ आप पाकिस्तान तुम ठीक करो, खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ आप। तो हमारे किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। बेटी भाई वो अक्यूज्ड हैं, उनकी लिस्ट लेके जिस तरह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपकी इंसल्ट बढ़ जाएगी। और इसके बाद अगर आपकी लेटेस्ट आपके पास मोहसन दावड़ की है तो वो भी जरा नेशनल असेंबली में है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि हमारे वतन की वो डिग्री शुरू होने से पहले अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके अफगानिस्तान चला गया और वो अभी तक वहाँ पर मौजूद है। पिछली हुकूमत ने उसको वापस लाने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई और वो इंतहाई बुरी हालत में वहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं। और कल रात को पाकिस्तानी फौज ये तैयार हो गई, पाकिस्तानी एयरफोर्स की तैयार हो गई, अफगान बॉर्डर उस तरफ मीर का से इलाका और अलग इलाके में बमबारी की और 40 से ज्यादा अफराद उसमें जहाँ वहां प्रवेश करी। तो मैं उसके लिए तो नमन करता हूँ कि बात हमारी हेडलाइन जिस पर हम किसी सूरत भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, जिस पर हम किसी सूरत की खामोश नहीं कर सकते, इस चीज को रोकता हूँ। पहले ही हमें इतना सबक दे चुके हैं, इतने सबक हम दे चुके हैं जिसका मैं दावा अभी तक नहीं। वो जो जट तैयारों की बमबारियां हैं जो कि पूरे के पूरे शहर बलियागढ़ किए गए हैं, उसका मैं दावा अभी तक नहीं। और ऊपर से ये फिर ये बमबारियों का सिलसिला शुरू हुआ तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। इसकी भरपूर तहकीकात भी होनी चाहिए और जिससे भी ये अफसोसनाक किया उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। मुझे पता है नहीं होगी, लेकिन बहरहाल हमने ये एहतजाज अपने यहाँ पर रिकॉर्ड जरूर करना। ये इसीलिए हो रहा है कि हमारी ये जो टुकड़े मैंने सुनाए हैं ये मैंने इसलिए सुनाए हैं कि पाकिस्तान में पहले तो देखें ये कंपैरिजन कर लें इन स्टेटमेंट्स का और फिर इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के किसी भी लीडर की स्टेटमेंट। एक भी जगह के ऊपर इमरान खान ने किसी का नाम नहीं लिया, कभी किसी का उन्होंने तज़किरा तज़हीका आमेज़ अंदाज में नहीं किया, कभी हमने इस तरह से इदारों को ब्लेम नहीं किया। जहाँ तक फौज के इदारे की ताल्लुक है, इमरान खान की वाज़ेह हदायत भी हैं, पॉलिसी भी है कि देखिए अगर फौज का इदारा कमज़ोर होगा तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा। 3 इस वक्त हिस्सों में जो पाकिस्तान को तकसीम करने की जो साजिश है, इसके पीछे पाकिस्तान के नॉन एनिमीज
जाने बूझे हुए दुश्मन हैं, वो अपनी स्कीम में कामयाब हो जाएंगे अगर पाकिस्तान की फौज कमजोर होगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये तबका जो दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ है, जो एक तबका जो पाकिस्तान के फौज के खिलाफ है, वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ा लीडर पाकिस्तान की जो इमरान खान, पाकिस्तान की उम्मत मुसलमा के लीडर, उनको अगर आप इस तरह से इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ये बयान देंगे और उनके बयानात को इस तरह से सियासी इस्तेमाल की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर रिटेलिएशन आएगी। और ये रिटेलिएशन सिर्फ पाकिस्तान की जो एक जो तबका है उस तक महदूद नहीं रहेगी, ये पाकिस्तान में हर जगह पर महसूस होगी। लिहाजा पहली बात तो यह है कि मैं शहबाज शरीफ साहब को, अपने प्राइम मिनिस्टर को ये मशवरा दूंगा कि वो ऐसी गुफ्तगू से इज्तनाब करें। और मरियम नवाज की बातों को संजीदा हम नहीं ले रहे, लेकिन ये जो गुफ्तगू आपने की है ये काफ़ी नहीं है। मरियम नवाज को की या गुफ्तगू के ऊपर वो खुद माफ़ी मांगे या उनकी पार्टी जो है, क्योंकि वो अभी पार्टी की ओहदेदार भी हैं जहाँ तक मेरा मालूमात है, उनकी पार्टी उनकी तरफ से माफ़ी मांगे और कौम से ये माफ़ी जो है उनको मांगनी चाहिए। ये कहना काफ़ी नहीं है कि उनकी बातों को संजीदा ना लिया करें, वो बिल्कुल जो है वो गैर संजीदा खातून है, ये तो हर एक को ही पता है, इसलिए तो ये कोई नया इंकशाफ नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि उनको गैर संजीदा करार देकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपको उनकी बयानात जो हैं उसके ऊपर माफ़ी हर सूरत में जो है वो मांगनी होगी। जहाँ तक पाकिस्तान की सियासी हालात का ताल्लुक है, वो दगरदूं और उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो भी एक इंतहाई बुरे हालात का शिकार है। मईशत के ऊपर चूँकि हम आज अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, वो जो टॉपिक है वो मैं हम आपके लिए छोड़ रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान की जो इस वक्त की जो सियासत है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जो इज्तिमा है, एक बहुत बड़ा जो पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इसके ऊपर एक कंसेंसस कर चुके हैं, एक इजमा कर चुके हैं, एक इत्तफाक राय कर चुके हैं कि इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया था, वो एक गैर मुल्की साजिश और गैर मुल्की अहकामात के ऊपर हटाया गया और ये चीज़ पाकिस्तान के अवाम को तस्लीम नहीं। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान की सियासत एक बहुत डिविजिव, इसके अंदर जो इस वक्त का हुक्मरान तबका है, अवाम में उसके लिए नफरत पाई जाती है और हम ये समझते हैं कि ये नफरत जो है इसको आगे बढ़ने से रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, अवाम के पास जाया जाए और अवाम से नया मैंडेट लिया जाए। अब ये इलेक्शंस आप ज़्यादा नुकसान करके करेंगे या कम नुकसान करके करेंगे, ये सोचने की बात है। इस वक्त हमने अपनी जो लॉन्ग मार्च है उसकी तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई। पाकिस्तान के तमाम तूल अर्ज से लाखों लोग जो हैं वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। 20 तारीख तक इंशाअल्लाह हतमी तारीख का भी अनाउंस हो जाएगी, जो कि 20 मई से लेके 29 मई के दरमियान में होगी और इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान की तारीख का नहीं, जनूबी एशिया की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा इंशाअल्लाह यहाँ पर होगा और हर पाकिस्तान के हर गांव से, हर कस्बे से, हर इलाके से लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और बेहतर ये होगा कि लॉन्ग मार्च से पहले इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। ये वो वाहिद अमल है जिससे आप पाकिस्तान की सियासत को नॉर्मलाइज कर सकते हैं और अगर आप नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, तमाम तर नताइज की जिम्मेदारी जो है वो आप पर होगी। और इसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि ये जो झूठे पर्चे करने की रवायत है इसको ज़िंदा ना करें। आपकी हुकूमत वो पहली हुकूमत है प्राइम मिनिस्टर साहब जिसने तौहीन मजहब के कवानीन अपने सियासी मुखालफों के खिलाफ इस्तेमाल किया। आज से पहले कभी किसी हुकूमत ने ये जुर्रत ही नहीं की कि तौहीन मजहब के कवानीन अपने सियासी मुखालफों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएँ। उसके अलावा इस वक्त जो यहाँ पर सेंसरशिप है, ARY को जिस तरीके से बंद किया गया कल के जलसे में, उसके बाद मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जो इस वक्त सेंसरशिप लगाई गई, जिस तरीके से एंकर्स को नौकरियों से बर्खास्त करने की धमकियाँ दी गई,
के बिजनेसेस तबाह करने की बात की गई। ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर है और ये चंद हफ्तों में ये सब कुछ और इंशाअल्लाह ये चंद हफ्ते बड़ी जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। पाकिस्तान की मईशत की जो तबाही है उसके ऊपर मैं अब हमारे साहब को कहूँगा कि ज़रा बात। शुक्रिया जी। जिस तरह पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे हमला किया गया और एक रजीम चेंज पाकिस्तान में लाया गया, तो ऐसी ही सूरत हाल अब हमें मईशत पे नज़र आ रही है। एक माह गुजर गया है इस हुकूमत का, और जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को टेबल किया गया था पार्लियामेंट में, तब से लेके अब तक 5.7 अरब डॉलर आपके स्टेट बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कमी आ चुकी है। इसके अलावा शरह सूद जो है वो 2009 से लेके अब तक की बुलंद तरीन शरह पे है। इसी तरह महंगाई की शरह जो है पिछले एक माह में वो भी बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी है। आप सबको पता है कि आटा, मुर्गी, प्याज और बाकी खाने पीने की अशिया जो हैं उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल ना फैसला साजी कर पा रही है और ना ही वो किसी किस्म का इसके ऊपर हिकमत अमली बना पा रही है। जो सबसे ज़्यादा तशवीश की बात है वो ये कि मईशत की कोई सिमत नज़र नहीं आ रही। फाइनेंस डिवीज़न के अगर अफसरान से आप बात करें तो वो कहते हैं कि लंदन में बैठा एक शख्स वो एक फ़र्क इकोनॉमिक पॉलिसी डिक्टेट कर रहा है, और इस्लामाबाद में जो बैठे हैं उज़रा उनकी सोच फ़र्क है। IMF के मामले के ऊपर अभाम पाया जा रहा है और अभी तक कोई फैसला साजी नहीं हो पा रही। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के ऊपर अभाम पैदा किया गया, जिससे आज भी डीजल की शॉर्टेज है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। इसी तरह नालायकी और बद इंतज़ामी के बायस बिल्कुल एक गैर ज़रूरी रमज़ान में लोगों को लोड शेडिंग की अज़ियत से गुजारा गया, जो कभी पाकिस्तान में पहले नहीं हुआ था। आज स्टॉक मार्केट जो है वो 1300 पॉइंट क्रैश कर गई है, और पिछले 11 ट्रेडिंग सेशंस में वो कलेक्टिवली 2900 पॉइंट्स क्रैश कर चुकी है। सिर्फ आज पाकिस्तानी रुपया ₹1.25 डॉलर के मुकाबले में इंटरबैंक रेट में कमजोर हो चुका है। मैं समझता हूं कि अगर इसी तरह बेहंगम और अभामी कैफियत को बरकरार रखा गया तो ये मईशत ज्यादा देर नहीं चल सकी। और अब आप इसका जरा मुआवजा करें कि 2 माह पहले नए पाकिस्तान में क्या हो रहा था। 2 माह पहले नए पाकिस्तान में 5.5% इकोनॉमिक ग्रोथ दूसरे साल में रजिस्टर कर रहे थे हम। 4 मार्च को 22 अरब डॉलर स्टेट बैंक के रिजर्व में पड़े थे और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। इकोनॉमिक जो हमारा एक्सपोर्ट्स हैं 32 अरब डॉलर, रेमिटेंसेस 31 अरब डॉलर तारीख की बुलंद तरीन शरह पे पहुंच चुकी थी। आलमी इदारे तारीफ कर रहे थे, लेकिन फिर जब पुराना पाकिस्तान आया तो जो इस वक्त ये तबाही बरपा है मुल्क में, ये तो कोरोना के दौर में भी मईशत का ये हशर नहीं हुआ था, जो इन्होंने अपने 1 माह के अंदर एक बेयकीनी की सूरत हाल और बेहंगम जो मईशत को छोड़ के फैसला साजी ना करके इस नहज तक पहुंचा दिया। तो जिस तरह पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को बचाने के लिए अब इलेक्शंस की तरफ जाना जरूरी है, अब पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए भी इलेक्शंस तक जाना जरूरी है। मैं यहाँ पे ये भी कह दूँ कि ये जो महंगाई बढ़ रही है इसका एक तोड़ ये भी था कि आप रूस से सस्ती LNG और सस्ता गैस और सस्ता तेल लेते हैं, जिसके हमने जिसका बाकायदा जब मैं वजीर था तवानाई का तो बाज़ाब्ता तौर पे हमने उसके मुज़ाकरात शुरू किए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उसकी 2 मीटिंग्स खुद चेयर की और उस पर ब्रीफिंग्स दी, और अप्रैल के अंदर हम पहली कार्गोस पाकिस्तान में लाने का सस्ते तेल की प्लान कर रहे थे, हमने एम किया हुआ, और अब मई आ गया है और हमारे जाने के बाद उन मुज़ाकरात को किसी ने कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि इनकी काम बेटा। तो लिहाजा अगर इन्होंने ऐसे ही मईशत चलानी है तो ये सिर्फ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला नहीं किया गया, ये पाकिस्तान की मईशत पे भी हमला किया गया रिजीम चेंज के जरिए। और अब जितनी जल्दी हो सके इंतखाबात कराने चाहिए, इससे पहले कि नुकसान मज़ीद हो जाए। सर ये बताइएगा 20 तारीख को पंजाब के जो मुनरिक उनके बारे में इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन दिया, आपने 20 तारीख के बाद ही अपना लॉन्ग मार्च जो है उसके हवाले से खान साहब ने कहा कि वो डेट आपको अपने कारकुनान को बताएंगे। क्या आप लोगों ने वो 20 के इलेक्शन कमीशन के फैसले के हिसाब से स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं, या कि फैसला उस तरह से आएगा तो उसकी स्ट्रेटजी कोई और होगी, या दूसरे तरीके से? और दूसरा सर एक और इसके साथ कि क्या सर ये मुमकिन है कि हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है जिस तरह से अदालतों का इस सारे सियासी मामला में किरदार आ रहा है, तो क्या आपके इस लॉन्ग मार्च के ऊपर भी अदालतों से हुकूमत अगर रजू करती है तो आपकी उस बारे में भी तैयारी है?
लेकिन ये वो तो हमने हर जगह के ऊपर लीगल टीम क्रिएट करते हैं जो लॉन्ग मार्च में जहाँ जहाँ पे तकलीफ हो रही है वो अदालतों में जा रहे हैं। असल बात ये है कि ये जो फैसला आप कह रहे हैं ये तो मंगल और बुध को लगा हुआ है, ये तो बुध को फैसला होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को कतई तौर पे आगे नहीं करना चाहिए। जो MPs हैं उनका तो रिकॉर्ड अवेलेबल है, उन्होंने दिए हैं सारे, और ये बुध को हर सूरत इलेक्शन कमीशन मेहरबानी करे, इसका फैसला करे। ये बुनियादी बात है जिसकी वजह से जो तमाम पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्राइसिस है वो लोगों के केस फैसला न होने की वजह से हो रहा है, और ये बातों को चाहिए कि इसका फौरी फैसला करें, इलेक्शन कमीशन को चाहिए इसका फौरी फैसला करें। सर ये फरमाइएगा साहब कि हुकूमत की जानिब से ये कोशिश की जा रही है हमारी इत्तलात के मुताबिक कि आपके जो जलसों का शेड्यूल जारी हो चुका उसको किसी के वो जल्द से वो रैप अप किए जाए या उनको ना होने दिया जाए। इस हवाले से दूसरा मेरा क्वेश्चन है हमाद साहब से कि इसहाक डार साहब का ये मंशा है उनकी या उन्होंने ये कहा है कहीं कि वो जून एंड तक $160 तक ले आएंगे, ऐसी कौन सी किधर से आगे होने पर? थैंक यू सर। देखिए मैं तो हैरान हूँ कि जिस तरह जो माशी पॉलिसीज उन्होंने बरकरार रखी हैं। टीवी इंटरव्यू में मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी एक्सपोर्ट्स ना भी बढ़े तो कोई बात नहीं, हमारे दौर में इम्पोर्ट्स की कीमत कम थी और रुपया जो है वो ओवर वैल्यू कर दें ताकि दूसरे मुल्कों की एक्सपोर्ट्स को सब्सिडाइज ना किया जाए। देखिए ये कोई संजीदा आप माशी माहिर से पूछ लें तो ऐसे शख्स को तो फाइनेंस डिवीजन के 2 किलोमीटर के रेडियस में करीब नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि वो तो इनकी सोच तो इतनी खतरनाक है। और मैं आपको बताऊं कि अगर मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट होगा पिछली हुकूमत में, तो जब 2016-17 में ऑयल प्राइसेस क्रैश की थी तो हम रिजर्व्स बिल्डअप कर सकते थे। हम रिजर्व्स बिल्डअप करने के बाद अपनी इम्पोर्ट्स को मॉडरेट कर सकते थे और हमें फिर इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में जाने की जरूरत नहीं थी। यानी जो 2017-18 में इकोनॉमिक क्रैश आया नून लीग के दौर में, वो भी अवॉइड किया जा सकता। और अब मैं हैरान हूँ कि वो सबसे उन्होंने कुछ नहीं सीखा और अब वो दोबारा वही रेसिपी सामने लेके आ रहे हैं जो इस मुल्क की मईशत को तबाह कर देगी। और जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये है कि वो डिक्टेट कर रहे हैं वहां से बैठ के पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी, लंदन से बैठ के। तो उनको तो 2 किलोमीटर के रेडियस से करीब नहीं आने देना चाहिए। देखिए बात यह है कि आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि लाखों लोगों में से हजारों को आप अरेस्ट करेंगे, आप लीडरशिप को अरेस्ट करेंगे, आप क्या? सवाल यह है कि इससे मुल्क में तकसीम बढ़ेगी या कम होगी? जो इस वक्त हालात हैं इसमें मुल्क में तकसीम बढ़ेगी। सो नॉट एज अ PTI के नुक्ता नज़र से नहीं, ये काम पाकिस्तानी के नुक्ता नज़र से। और वो तमाम इंडिपेंडेंट लोग सवाए उसके कि जिनकी नौकरियां लगी हुई हैं और वो लोग वो 7-8 सहाफ़ी भी जो बेचारे पे रोल के ऊपर आने की कोशिश, कुछ आने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जो है वो लगे हुए हैं। उनके अलावा पूरा पाकिस्तान इस वक्त मुतफ़िका राय है कि सवाए इलेक्शन के और फौरी इलेक्शन के कोई और हल नहीं। और हमेशा जब क्राइसिस बढ़ता है आप इलेक्शन की तरफ जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कितने कौन से बुजुर्ग महर हैं जो लगे हुए हैं क्या और आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। अगर आपकी औकात नहीं है, किसी सियासी जमात की ये औकात नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ सके, वो हुकूमत कैसे चलाएगी? वो अपना बंद करे और घर जाके कोई और काम करे। थैंक यू।